Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, the topic for discussion is chemical equilibria. Chemical equilibria part 2. इस टॉपिक के पार्ट 1 में हमने ये पॉइंट्स डिस्कस किए थे: रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल रिएक्शंस, केमिकल इक्विलिब्रियम, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इक्विलिब्रियम। इस पार्ट 2 में हम ये टॉपिक डिस्कस करेंगे: लॉ ऑफ मास एक्शन, हाउ टू राइट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन, significance of equilibrium constant expression, then some numerical examples, and then how to calculate units of equilibrium constant. लॉ ऑफ मास एक्शन हमें बताता है कि किसी चीज़ का रिएक्शन कितना तेज होगा या कितना वो उसका रिएक्शन कम होगा। तो ये डिपेंड करता है कि उस चीज़ की मिकदार कितनी है वहाँ पे रिएक्शन वेसल के अंदर, उसका एक्टिव मास कितना है। लॉ ऑफ मास एक्शन की डेफिनेशन ये है कि द रेट एट विच ए सब्सटेंस reacts is proportional to the active mass of that substance, and the rate of a chemical reaction is proportional to the product of the active masses of reacting substances. यानी कोई चीज़ जो है वो किस हद तक रिएक्शन करेगी ये इंसार उसके एक्टिव मास के ऊपर है। एक्टिव मास का मतलब ये है कि वो मिकदार जो एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रही है। यहाँ पर दो रिएक्शन हो रहे हैं, एक रिएक्शन जो है वो फॉरवर्ड है और दूसरा रिएक्शन जो है वो रिवर्स है। तो फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए जो रिएक्टेंट्स हैं वो ए और बी हैं, और रिवर्स रिएक्शन के लिए जो रिएक्टेंट्स हैं वो सी और डी हैं। तो इसलिए रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन जो है इट इज़ प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द एक्टिव मासेस ऑफ ए एंड बी। ये जो ब्रैकेट्स यहाँ लगाई गई हैं ये एक्टिव मासेस को ज़ाहिर कर रही हैं, और हम इसको मोलैरिटी के हिसाब से लेते हैं। यानी जो प्रैक्टिकली जब हम ये हल करते हैं सवाल तो उसमें हम मोलर कंसंट्रेशन यहाँ पे लेते हैं। ये जो बड़ी ब्रैकेट है ये मोलैरिटी को ज़ाहिर करती है। तो लॉ ऑफ मास एक्शन के मुताबिक रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ ए मल्टीप्लाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ बी। तो जितने यहाँ पे रिएक्टेंट्स होंगे सबको हम यहाँ मल्टीप्लाई कर लेंगे। अगर यहाँ पे 4, 5, 6 रिएक्टेंट्स हों तो उन सब की कंसंट्रेशंस को हम यहाँ पर आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे। और जब इस प्रोपोर्शनैलिटी यानी सिंबल को यहाँ से हटाएंगे, बराबर की सिंबल यहाँ लगाएंगे, तो फिर यहाँ एक कांस्टेंट हम लगाते हैं, तो फिर ये प्रोपोर्शनल वाला साइन जो है हटा देते हैं। तो कांस्टेंट यहाँ पे जो हम यहाँ लगा रहे हैं उसका नाम हमने रखा है के एफ, और के एफ का मतलब है रेट कांस्टेंट फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन। और रिवर्स रिएक्शन के लिए यहाँ पर जो कांस्टेंट लगा रहे हैं उसका नाम हमने रख दिया के आर। के आर का मतलब है रेट कांस्टेंट फॉर रिवर्स रिएक्शन। और जब इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम हासिल हो जाएगा, इक्विलिब्रियम वाली स्टेट आ जाएगी, तो फिर इक्विलिब्रियम वाली स्टेट का मतलब ये है कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन। तो ये रेट हमने यहाँ कैलकुलेट कर लिए, इनकी मिकदारें, इनकी वैल्यूज़ यहाँ पे रखें। फॉरवर्ड रिएक्शन की वैल्यू ये है और रिवर्स रिएक्शन की वैल्यू ये है। अब कॉन्स्टेंट्स को एक साइड पे लें, के एफ डिवाइड बाई के आर इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ सी मल्टीप्लाइड बाई concentration of D divided by concentration of A multiplied by concentration of B। अब ये KF और KR जो हैं इनसे एक नई कांस्टेंट हासिल हो जाएगी जिसका नाम रखा हमने KC। तो KC को हम कहते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो किसी भी रिएक्शन की इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन अगर लिखना हो तो KC को लिखकर बराबर का साइन डालें और जो प्रोडक्ट्स हैं उनकी कंसंट्रेशंस को ऊपर मल्टीप्लाई कर दें नॉमिनेटर में, और जो रिएक्टेंट्स हैं उनकी कंसंट्रेशंस को डिनोमिनेटर में लेकर मल्टीप्लाई कर दें आपस में, और इससे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन हासिल हो जाएगी। तो दिस इक्वेशन इज नोन एज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन। तो इसमें जो के सी है ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, और इट डिपेंड्स अपॉन फॉलोइंग फैक्टर्स कि टेम्परेचर कितना है रिएक्शन का, इसके अलावा नेचर ऑफ रिएक्टेंट्स यानी रिएक्टेंट किस तरह के हैं, कौन से हैं, उनकी केमिकल नेचर क्या है, इसके अलावा सॉल्वेंट कौन सा लिया है, नेचर ऑफ सॉल्वेंट। लेकिन इस एक्सप्रेशन में आप देखें तो के सी की जो वैल्यू है ये इससे हासिल होनी है, इन चीज़ों से। तो यहाँ पर ये जो सी और डी और ए और बी जो है जो ब्रैकेट्स लगी हुई हैं ये वो कंसंट्रेशंस हैं जो इनकी इक्विलिब्रियम पर हैं।
सी की वो कंसंट्रेशन है यहाँ पर ये लगाई गई जो इक्विलिब्रियम पर यहाँ पे मौजूद होती है। इसी तरह ये ए, बी और डी के लिए। तो ये वो इनिशियल कंसंट्रेशन नहीं है, ये वो कंसंट्रेशन हैं जो इक्विलिब्रियम पर है। इसलिए यहाँ लिखा है कि ए सी इज इंडिपेंडेंट ऑफ initial concentrations of reactants and products but depends upon these three factors. अब वही पीछे वाला जो रिएक्शन था A प्लस बी गोइंग टू C प्लस डी, वो एक जनरल रिएक्शन इस फॉर्म में लिखा है क्योंकि बेशुमार रिएक्शन ऐसे होते हैं जिनको जब हम बैलेंस करते हैं तो यहाँ पर कोफिशिएंट्स भी हम लगाते हैं, कोई फिगर यहाँ पे लगाते हैं हर रिएक्टेंट के साथ। तो ये ए स्मॉल ए और बी स्मॉल सी और डी जो है ये उन कोफिशिएंट्स को ज़ाहिर कर रहे हैं जो हम बैलेंस करते वक्त ये लगाते हैं। कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी और कैपिटल डी जो हैं ये सिंबल्स हैं या फार्मूले हैं उनके रिएक्टेंट्स के और प्रोडक्ट्स के, और उनके साथ हम ये फिजिकल स्टेट लाजमी लिखते हैं कि वो जो रिएक्टेंट्स हैं और या जो प्रोडक्ट्स हैं उनकी फिजिकल स्टेट क्या है, वो गैस फॉर्म में है या लिक्विड फॉर्म में है या सॉलिड फॉर्म में है। गैस के लिए जी का लफ्ज़ लिखते हैं, लिक्विड के लिए स्मॉल एल का लफ्ज़ और यानी सॉलिड के लिए स्मॉल एस का लफ्ज़ लिखते हैं। तो इस तरह के रिएक्शन के लिए यानी जनरल उनकी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन लिखने के लिए ये तरीक़ाकार है कि पहले आप इक्वेशन को बैलेंस कर लेंगे। बैलेंस करने के बाद जो कंसंट्रेशंस हैं उनको इस फॉर्म में लिखकर, यानी प्रोडक्ट्स की जो कंसंट्रेशंस हैं वो नॉमिनेटर में और रिएक्टेंट्स की जो कंसंट्रेशन है वो डिनोमिनेटर में लिखकर उनके जो कोफिशिएंट्स हैं उनको उन कंसंट्रेशंस की पावर में लिख देंगे। यानी ये स्मॉल सी जो ये कोफिशिएंट है इसका बैलेंस करते वक्त इसको इसकी पावर बना दिया, इसी तरह डी को पावर बना दिया इसकी डी की ए और बी। सो दिस इज द मेथड to write the equilibrium constant expression for any equilibrium of any reaction. मिसाल के तौर पे ये रिएक्शन है, तो ये तो जनरल रिएक्शन इक्वेशन है और ये स्पेसिफिक एग्जांपल है। तो इसमें प्रोडक्ट जो है वो अमोनिया है और बैलेंस करने के बाद यहाँ पे 2 लिखा हुआ है तो इस NH3 का ये स्क्वायर हो गया, और नाइट्रोजन के साथ यहाँ पे 1 है, कोई चीज़ यहाँ पे नहीं है तो यहाँ पे 1 होता है तो इसकी पावर 1 हो गई, और हाइड्रोजन की पावर 3 हो गई क्योंकि यहाँ पे 3 है। सो दिस इज द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन फॉर दिस रिएक्शन। तो अगर किसी रिएक्शन के लिए Kc की वैल्यू अगर मालूम हो तो फिर हम इस इक्वेशन की मदद से रिएक्टेंट्स या प्रोडक्ट्स की जो कंसंट्रेशंस हैं इक्विलिब्रियम पर वो हम मालूम कर सकते हैं। तो इस इक्वेशन का असल में इस्तेमाल यही है कि हम ये इक्वेशन ऐसे रिएक्शनों के लिए इस्तेमाल करते हैं, ऐसे रिएक्शनों की कंसंट्रेशंस मालूम करने के लिए इस्तेमाल करते हैं जो इक्विलिब्रियम में होते हैं, जो रिवर्सिबल होते हैं, यानी जो इरिवर्सिबल नहीं होते। अभी पहले जो आपने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन देखा है उसमें ये जो ब्रैकेट्स लगाकर ये जो कंसंट्रेशन लिखी हुई हैं, these represent the active masses of reacting substances and are represented by molar concentrations present at equilibrium. यानी इनको हम मोलर कंसंट्रेशंस के तौर पे लेते हैं, यानी मोल्स पर लीटर के हिसाब से। द अबव इक्वेशन यानी पीछे जो इक्वेशन आपने देखी है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन वाली इज ओनली फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशंस। इन केस ऑफ कंसंट्रेटेड सॉल्यूशंस एक्टिविटीज शुड बी यूज्ड इंस्टेड ऑफ मोलर कंसंट्रेशंस, यानी जो डाइल्यूट सॉल्यूशंस हैं उनमें जो किसी भी चीज़ की जो एक्टिव मास है वो उसकी मोलर कंसंट्रेशन के बराबर होता है। लेकिन अगर कोई सॉल्यूशन ऐसा है जो बहुत कंसंट्रेटेड है तो उस केस में जितनी मिकदार आपने ली होती है वो एक्टिव मास उसका उतना नहीं होता। उसमें कुछ मालिक्यूलों की एनर्जी ऐसी होती है कि वो प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो सकें और बाकी मिकदारें जो हैं वो उसी तरह यानी अनरिएक्टेड वहाँ पे पड़ी रहती हैं। तो उस केस में फिर एक्टिव मास के लिए हम यूं लिखते हैं, यानी कंसंट्रेशन इस तरह ब्रैकेट्स की फॉर्म में लिखने की बजाय हम यूं लिखते हैं ए मीन एक्टिव मास ऑफ सी रेज टू पावर सी इनटू एक्टिव मास ऑफ डी रेज टू पावर डी। इसी तरीके से ये यानी ए के लिए और बी के लिए। तो डाइल्यूट सॉल्यूशनों के लिए तो वो इक्वेशन है जो पहले आप देख चुके हैं, और कंसंट्रेटेड सॉल्यूशंस के लिए हम इक्वेशन को इस फॉर्म में लिखते हैं जिसमें उनकी मोलर कंसंट्रेशन की बजाय हम उनकी एक्टिविटीज़ को लेते हैं।
और अगर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट गैस फॉर्म में हो तो फिर हम रिएक्टेंट्स के लिए और प्रोडक्ट्स के लिए पार्शियल प्रेशर भी हम लिख सकते हैं हेनरीज लॉ के मुताबिक। यानी इस तरह की कंसंट्रेशंस की बजाय हम उनके लिए उनका जो पार्शियल प्रेशर होता है मिक्सचर में वो यहाँ पे लिखकर ये कैलकुलेशंस कर सकते हैं। उनका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन इस फॉर्म में होता है, वी राइट पार्शियल प्रेशर्स इंस्टेड ऑफ these molar concentrations. So ये this is the partial pressure of the product C raised to power C. This is the partial pressure of product D raised to power D. इसी तरह ये जो reactant हैं A और B ये उनके partial pressures हैं. Equilibrium constant expression for equilibriums in which all the reactant and product are in gas form, तो उनके लिए हम equilibrium constant expression इस फॉर्म में लिखेंगे। यहाँ पर एक एग्जांपल है, ये इक्विलिब्रियम है जिसमें नाइट्रोजन और हाइड्रोजन रिएक्टेंट्स हैं और अमोनिया यहाँ पर प्रोडक्ट है और ये इनकी फिजिकल स्टेट्स हैं गैस, तीनों ही गैस फॉर्म में है, तो ये होमोजेनस इक्विलिब्रियम है। तो जिस तरह हमने पीछे पढ़ लिया है कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन लिखने के लिए हम Kc का लफ्ज लिखकर और आगे जो प्रोडक्ट्स हैं इनकी कंसंट्रेशंस को नॉमिनेटर में और जो रिएक्टेंट्स हैं इनकी कंसंट्रेशंस को डिनोमिनेटर में लिखकर इनकी जो कोफिशिएंट्स हैं यहाँ पर ये इनकी पावर में लिख देंगे। यहाँ पे 2 है जिसके पास ये 2 इसकी पावर में लिख देंगे। 3 हाइड्रोजन के लिए है और 1 नाइट्रोजन के लिए है, तो हाइड्रोजन के लिए 3 यहाँ पे लिख दिया और 1 को लिखने की जरूरत नहीं होती। तो इस तरह के इसी की इक्वेशन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन की फॉर्म ये बनी है इस रिएक्शन के लिए। इस तरह ये एक रिएक्शन है N2O5 कन्वर्टिंग टू NO2 प्लस O2। पहले हम इसको बैलेंस करते हैं, बैलेंस करने के बाद यहाँ पे लग गया 2 और इधर जो है वो 4 है, यहाँ पे 1 है, तो Kc की इक्वेशन इस फॉर्म में बनेगी NO2 raised to power 4 multiplied by concentration of O2 divided by concentration of N2O5 raised to power 2। तो ये बिल्कुल सिंपल है, आप इक्वेशन बैलेंस करें और उसके बाद जो प्रोडक्ट्स हैं इनकी कंसंट्रेशन को नॉमिनेटर में लिख दें, आपस में मल्टीप्लाई कर दें और जो रिएक्टेंट्स हैं इनकी कंसंट्रेशंस को डिनोमिनेटर में लिखें और साथ ही उनके जो कोफिशिएंट्स हैं उनको इनकी कंसंट्रेशंस की पावर बना दें। सिग्निफिकेंस ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन, यहाँ पे अभी हम थोड़ा सा ये पढ़ेंगे कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन की अहमियत क्या है। तो जिस तरह आपने पीछे पढ़ा है कि रिएक्शन 2 तरह के हैं, इरिवर्सिबल रिएक्शंस और रिवर्सिबल रिएक्शंस। ये रिएक्शन जो है ये रिवर्सिबल है और ये रिएक्शन जो है ये इरिवर्सिबल है। तो इरिवर्सिबल रिएक्शंस में जब कैलकुलेशंस करनी होती हैं तो हम उनमें इक्वेशन लिखते हैं और इक्वेशन के मुताबिक उनकी मिकदारें लिखते हैं जो उनके मोल के हिसाब से होती हैं। जिस तरह ये 2H2 प्लस O2 2H2O, तो इस इक्वेशन के मुताबिक 4 ग्राम अगर हाइड्रोजन हो तो 32 ग्राम ऑक्सीजन से मिलकर 36 ग्राम वाटर बना देगी। तो इस रेशो से फिर हम बाकी और मज़ीद कैलकुलेशन कर लेते हैं, क्योंकि इसमें जो रिएक्टेंट्स हैं वो बाकी नहीं बचते। 32 ग्राम अगर ऑक्सीजन होगी तो वो मुकम्मल तौर पर वाटर में कन्वर्ट हो जाएगी। 4 ग्राम हाइड्रोजन जो है वो 32 ग्राम ऑक्सीजन से मिलकर मुकम्मल तौर पर 36 ग्राम पानी में कन्वर्ट हो जाएगी। यानी अगर हमारे पास 4 ग्राम हाइड्रोजन हो तो उससे 36 ग्राम पानी बन जाएगा अगर कल का ऑक्सीजन उतनी मुकम्मल उसको मिल जाए। तो इसी तरह हम कह सकते हैं कि 32 ग्राम अगर ऑक्सीजन हो तो 36 ग्राम पानी बना देगी। तो इस रेशो से हम कोई भी कैलकुलेशन कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे अगर हमने ये पता करना हो कि 64 ग्राम ऑक्सीजन से पानी कितना बनेगा, तो इसी रेशो की मदद से हम ये सवाल हल कर लेंगे कि हमने यहाँ देखा कि 32 ग्राम ऑक्सीजन जो है वो 36 ग्राम पानी में कन्वर्ट हो जाएगी, तो यही हमने यहाँ लिख लिया 32 ग्राम ऑक्सीजन प्रोड्यूसेस वाटर इज इक्वल टू 36 ग्राम। तो 1 ग्राम ऑक्सीजन से पानी कितना बनेगा 36 डिवाइड बाई 32, और 64 ग्राम ऑक्सीजन से कितना पानी बनेगा 36 डिवाइड बाई 32 मल्टीप्लाइड बाई 64 इज इक्वल टू 72 ग्राम। तो इस तरीके से जो रिवर्सिबल रिएक्शंस होते हैं उनकी कैलकुलेशन इसी इक्वेशन की मदद से ही हम हल करते हैं। और अगर रिएक्शन इरिवर्सिबल हो
तो उस सिलसिले में फिर हम इस तरह की कैलकुलेशन जो इरिवर्सिबल में हमने की है वो यहाँ पे नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ रिवर्सिबल रिएक्शंस में रिएक्शन मुकम्मल नहीं होता, क्योंकि रिएक्टेंट बाकी बचे रहते हैं। रिवर्सिबल रिएक्शन कभी मुकम्मल नहीं होता ये, क्योंकि प्रोडक्ट्स जो हैं वो वापस रिएक्टेंट में आना शुरू हो जाते हैं, इसलिए रिएक्टेंट भी वहाँ बचे रहते हैं और कुछ प्रोडक्ट भी वहाँ पे होते हैं रिएक्शन वेसल के अंदर, कुछ रिएक्टेंट भी मौजूद होते हैं। तो चूँकि मुकम्मल तौर पर रिएक्टेंट कन्वर्ट नहीं होते प्रोडक्ट में, इसलिए हम जो तरीका हमने यहाँ रिवर्सिबल में इस्तेमाल किया वो हम यहाँ पे इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो इन रिवर्सिबल रिएक्शंस के लिए फिर हम ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन का इस्तेमाल करते हैं और इसकी मदद से हम मालूम करते हैं कि कोई रिएक्टेंट कितना हो तो उससे प्रोडक्ट कितनी बनेगी। अब ये मिसाल जो है इसी को हम ले लेते हैं कि N2 + 3H2 2NH3 फर्ज करें हमने शुरू में A मोल नाइट्रोजन के लिए और B मोल हमने हाइड्रोजन के लिए। तो शुरू में चूंकि सिर्फ रिएक्टेंट होंगे, प्रोडक्ट नहीं होंगे, इसलिए प्रोडक्ट की वैल्यू यहाँ पे 0 आ गई। अब जब इक्विलिब्रियम कायम होगा तो इक्विलिब्रियम पर कुछ नाइट्रोजन की मिकदार और कुछ हाइड्रोजन की मिकदार जो है वो कन्वर्ट हो जाएगी अमोनिया में, और कुछ इनकी मिकदार जो है वो बाकी बची होगी, और वो जो कुछ मिकदार है उसको हम x कह लेते हैं। तो जो नाइट्रोजन की मिकदार बाकी बचेगी वो होगी A-x, और जो हाइड्रोजन की मिकदार बाकी बचेगी वो B-3x होगी। यानी जो यहाँ पर कोफिशिएंट है वो इसके x के साथ लग जाएगा, B-3x, और जो अमोनिया की मिकदार बनी होगी वो होगी 2x। जितने यहाँ पे कोफिशिएंट्स होते हैं ये भी साथ हम लिखते हैं। तो इस तरह इक्विलिब्रियम पर जो कंसंट्रेशंस हमारे पास मौजूद होंगी वो होंगी A-x नाइट्रोजन के लिए, B-3x हाइड्रोजन के लिए, और अमोनिया के लिए 2x। अब ये वैल्यूज जो हैं ये इस इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन में हम रखेंगे, और उसके बाद जो एक्सप्रेशन बनेगी उसकी वो इस तरह का होगा 2x² डिवाइड बाई A-x इंटू B-3x³। तो अब इस इक्वेशन की मदद से अगर Kc की वैल्यू पहले से मालूम हो तो Kc की वैल्यू यहाँ पुट करके इस इक्वेशन को सिंपल तरीके से या क्वाड्रेटिक इक्वेशन की मदद से हल करेंगे और x की वैल्यू निकालेंगे। वो x की वैल्यू जो है वो फिर इन में रख कर इनकी मिकदारें निकलाएंगी। अगर नाइट्रोजन की मिकदार निकालनी है तो वो जो x की वैल्यू आएगी वो यहाँ A-x में डालें और वहाँ से वैल्यू निकलाएगी। इसी तरह हाइड्रोजन के केस में B-3x है, B की वैल्यू पहले मालूम होगी और x की वैल्यू यहाँ से निकलाएगी, तो B-3x से हाइड्रोजन की वैल्यू निकलाएगी। इसी तरह अमोनिया की वैल्यू भी 2x से निकलाएगी। तो इस तरीके से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन हमें हेल्प करता है कि हम रिवर्सिबल रिएक्शंस की कैलकुलेशन ईजिली कर सकते हैं। और जो इरिवर्सिबल वाला तरीका था वो रिवर्सिबल रिएक्शन में इस्तेमाल नहीं होता है। इरिवर्सिबल के लिए ये तरीकाकार है जो यहाँ हमने वाटर के केस में देखा, और रिवर्सिबल रिएक्शंस के लिए ये तरीकाकार है जिसमें हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन को इस्तेमाल में लाते हैं। ये एक रिएक्शन है जिसमें सल्फर डाइऑक्साइड इज रिएक्टिंग विद ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस सल्फर ट्राइऑक्साइड। तो इस रिएक्शन को यहाँ बैलेंस कर लिया गया। बैलेंस करने के बाद SO2 के साथ 2 है, ऑक्सीजन के साथ 1 है, और SO3 के साथ भी यहाँ पे कोफिशिएंट 2 लगा हुआ है। तो इस रिएक्शन के लिए इस टेम्परेचर पर इन रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स की ये कंसंट्रेशंस दी हुई हैं। SO2 की जो कंसंट्रेशन है वो है 0.27 मोल पर लीटर, ऑक्सीजन के लिए है 0.4 मोल पर लीटर, और SO3 के लिए है 0.33 मोल्स पर लीटर। और ये जो कंसंट्रेशंस हैं दे आर एट इक्विलिब्रियम एंड वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ Kc। तो इस रिएक्शन के लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन इस तरह से लिखी जाएगी जिसमें जो प्रोडक्ट्स हैं उनको नॉमिनेटर में लिखा गया और जो रिएक्टेंट्स हैं दे आर रिटन इन डिनोमिनेटर टेकिंग द कोफिशिएंट्स एज द पावर्स ऑफ दीज कंसंट्रेशंस। तो ये सब वैल्यूज मोल पर लीटर में मालूम है, तो इनको अपने अपनी जगह पे पुट करें और कैलकुलेट करेंगे तो वी विल गेट द वैल्यू ऑफ Kc विच इज इक्वल टू 3.7। तो इसके साथ जब यूनिट्स को भी कैलकुलेट करेंगे तो Kc की यूनिट निकलाएगी, यानी ये जितनी ये वैल्यूज हैं उसी हिसाब से इनकी यूनिट्स भी साथ ऐसे ही कैलकुलेट होंगी जिस तरीके से
ये इनकी वैल्यूज कैलकुलेट हुई हैं। तो ये मोल पर लीटर का स्क्वायर डिवाइड बाई मोल पर लीटर ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड, इसके लिए भी स्क्वायर, और ऑक्सीजन की जगह पर यहाँ पे 1, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे और बाकी जो यूनिट बचेगी वो है पर मोल लीटर या लीटर पर मोल। तो किसी भी इक्वेशन के लिए, किसी भी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन के लिए Kc की यूनिट कैलकुलेट करने का यही तरीका है, ये जिस तरह यहाँ पे जाहिर किया गया है। ये एक और न्यूमेरिकल है। Some nitrogen and hydrogen are pumped into an empty 5-liter glass bulb at 500 degree centigrade. When equilibrium is established, 3 moles of nitrogen, 2.1 moles of hydrogen, and 0.298 mole of ammonia are found. Find out Kc for this reaction. ये वाला रिएक्शन है और इसमें किसी ग्लास के बने हुए रिएक्शन वेसल में, किसी ग्लास बल्ब के अंदर जिसका वॉल्यूम 5 है, उसमें ये रिएक्शन जब किया गया नाइट्रोजन का और हाइड्रोजन का, तो इक्विलिब्रियम जब एस्टेब्लिश हो गया तो उसके बाद फिर जो इनकी अमाउंट्स वहाँ मौजूद थी वो ये दी गई हैं। 3 मोल नाइट्रोजन के लिए, 2.1 मोल हाइड्रोजन के लिए और 0.298 मोल अमोनिया के लिए। तो अब इस रिएक्शन के लिए जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन है वो ये बनती है, और इसमें जो ये कंसंट्रेशंस होंगी इनको हमने लिखना होता है मोल पर लीटर के हिसाब से। और मोल पर लीटर मालूम करने के लिए हम ये जितने नंबरों में मोल दिए गए हैं, ये चूंकि 5 लीटर में है तो हम फिर इसको 5 से डिवाइड कर देंगे, 3 मोल डिवाइड बाई 5 लीटर। तो मोल पर लीटर की ये वैल्यू आ जाएगी 0.6 मोल, 0.6 मोलर। मोल पर लीटर को हम मोलैरिटी कहते हैं, इसलिए ये जो मोलैरिटी है ये आ गई 0.6 मोलर। और हाइड्रोजन के लिए इसी तरीके से ये 2.1 को 5 से डिवाइड करेंगे तो ये निकला आएगा 0.42 मोलर, और अमोनिया के लिए 0.298 डिवाइड बाई 5 विल बी इक्वल टू 0.0596 मोलर। तो ये जो वैल्यूज मोलैरिटी में मालूम हुई हैं, इनको इस इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन में पुट करें और इसको कैलकुलेट करें। यू विल गेट द वैल्यू ऑफ Kc इक्वल टू 0.08, और इस Kc की जो यूनिट है उसको कैलकुलेट करने के लिए जिस तरह यहाँ बताया गया था उसी तरीके से ये इनकी यूनिट्स को लिखकर इसी हिसाब से जिस तरह ये वैल्यूज यहाँ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन में हैं तो कैलकुलेट करें, तो वी विल गेट द यूनिट ऑफ पर मोल स्क्वायर लीटर स्क्वायर। At a certain temperature, 0.1 mole of hydrogen and 0.1 mole of iodine were placed in a 1-liter flask. The purple color of iodine vapor was used to monitor the reaction. After a time, the equilibrium was established, and it was found that concentration of iodine decreased to 0.02 mole per liter. Calculate the value of Kc for the reaction at the given temperature. यानी एक 1 लीटर की फ्लास्क ली गई, फर्ज करें ये 1 लीटर की फ्लास्क है, तो इसमें 0.1 मोल हाइड्रोजन के और 0.1 मोल आयोडीन के इसमें डाल दिए गए, और जो टेम्परेचर मेंटेन करना था उस टेम्परेचर पर इसका जब इक्विलिब्रियम ये वाला एस्टेब्लिश हुआ तो उस वक्त ये देखा गया कि इस रिएक्शन वेसल के अंदर आयोडीन की वैल्यू मालूम कर ली गई, और आयोडीन की वैल्यू मालूम करने के लिए इसके कलर को इस्तेमाल किया गया, क्योंकि आयोडीन जो है ये डार्क ब्राउन कलर की होती है, और इसके अंदर जो जो रिएक्शन होगा तो इसका आयोडीन का जो कलर है, जो कि आयोडीन इस्तेमाल होती जाएगी ये HI बनाने में, तो आयोडीन का इसमें कलर कम होता जाएगा, और इसकी कलर की मदद से इसकी जब मिकदार मालूम की गई इक्विलिब्रियम पर तो वो पता चला कि अब वो 0.02 मोल है। यानी पहले जब जो मिकदार डाली गई थी इसके अंदर वो 0.1 मोल थी, और ये अब 0.02 मोल तक तब्दील हो चुकी थी। तो इससे ये पता चला कि इक्विलिब्रियम पर इसकी मिकदार अब 0.02 मोल है। तो अब आप इसकी Kc की वैल्यू मालूम करें, तो सिर्फ इस इतनी वैल्यू से हम इसकी Kc इजीली निकाल सकते हैं। आप इसको फर्ज करें ये एक रिएक्शन है H2 + I2 2HI, जिस तरह यहाँ लिखा हुआ है, तो इस रिएक्शन की बैलेंस रिएक्शन की मदद से हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन को इस फॉर्म में लिखेंगे, और इसमें
एच आई का जो स्क्वायर है, ये चूँकि यहाँ पे 2 है इसलिए यहाँ पे स्क्वायर लगा दिया, और H2 के ऊपर यहाँ पे 1 आएगा क्योंकि इधर इसके बैलेंस करने के बाद यहाँ पे 1 है। आयोडीन पर यहाँ पे भी 1 होगा क्योंकि इधर बैलेंस करने के बाद यहाँ पर इसकी वैल्यू 1 है। तो इस इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन की मदद से हम Kc की वैल्यू इजीली मालूम कर सकते हैं। तो अब ये इक्वेशन है और इसके नीचे आप इनकी पहले मोल्स की मिकदार लिख दें, और मोल्स इनके जो हैं इक्विलिब्रियम पर वो ये होंगे, क्योंकि शुरू में हमने जो मोल लिए हाइड्रोजन के वो 0.1 मोल है, और इस 0.1 में से कुछ मिकदार इसकी जो है वो एच आई में कन्वर्ट हो जाएगी, और जो कुछ मिकदार कन्वर्ट हो रही है उसको हम एक्स से ज़ाहिर करेंगे। तो जो एक्स मिकदार है वो चूंकि कन्वर्ट हो गई सिर्फ, और जो बाकी बचेगी इक्विलिब्रियम पर वो होगी 0.1 माइनस एक्स। इस तरह आयोडीन के लिए भी 0.1 माइनस एक्स, और एच आई की जो मिकदार बनेगी वो इस इक्वेशन के मुताबिक 2x के बराबर बनेगी, यानी जो थोड़ी से इनके मोल कन्वर्ट हुए हैं इधर उसके साथ 2 यहाँ पे आएगा, 2x। तो सिंस वॉल्यूम ऑफ द वेसल इज 1 लीटर, क्योंकि वॉल्यूम इसका 1 लीटर है, तो इसकी जो मोलैरिटी होगी वो मोल्स को हम जब वॉल्यूम से डिवाइड करेंगे तो 1 से डिवाइड करेंगे, इसलिए यही इसकी कंसंट्रेशन होगी। जब कंसंट्रेशन की हम लफ्ज़ बोलते हैं इसका मतलब होता है कि अभी इनकी मिकदार हमने लेनी है मोल्स पर लीटर के हिसाब से। चूंकि वॉल्यूम इसका 1 है इसलिए कंसंट्रेशन भी यही होगी 0.1 माइनस एक्स। और आयोडीन के लिए ये हमें बता दिया गया है कि इक्विलिब्रियम पर इसकी मिकदार थी 0.02, और यहाँ पे हमने कहा कि इक्विलिब्रियम पर होगी 0.1 माइनस एक्स। इसका मतलब ये हुआ कि 0.1 माइनस एक्स की ही ये वैल्यू है 0.02। तो इस कैलकुलेशन से ये हमें एक्स की वैल्यू निकलाई हमारे पास 0.1 माइनस 0.02 इज इक्वल टू 0.08 मोल पर लीटर। तो यहाँ से जब एक्स की वैल्यू मालूम हो गई तो अब इक्विलिब्रियम पर इनकी कंसंट्रेशन को आसानी के साथ हम इस इन वैल्यूज की मदद से निकाल सकते हैं। हाइड्रोजन के लिए 0.1 माइनस एक्स है तो एक्स की वैल्यू 0.08 है मालूम हो गई, तो इसलिए ये 0.1 माइनस 0.08 इज इक्वल टू 0.02 मोल पर लीटर। और आयोडीन के लिए ये गिवन है 0.02, और एच आई के लिए 0.08 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगी 0.16 मोल पर लीटर। अब ये वैल्यूज यानी एच आई के लिए ये वैल्यू और हाइड्रोजन के लिए 0.02 और आयोडीन के लिए भी 0.02, इसको इस इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन में पुट करें, जो ये वाला एक्सप्रेशन यहाँ पे दिया हुआ है। तो यू कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ के सी विच इज इक्वल टू 64। तो इस तरह के सी की वैल्यू हमारे पास निकलाई 64। अब इसकी यूनिट जो है वो भी इसी इक्वेशन से ही कैलकुलेट होगी। तो यूनिट के लिए आप इसकी मोल पर लीटर के लिए स्क्वायर यहाँ लगा लेंगे, और इसकी जो यूनिट होगी वो मोल पर लीटर होगी, और इसकी भी मोल पर लीटर। तो मोल पर लीटर मल्टीप्लाइड बाई मोल पर लीटर, ये हो जाएगा मोल पर लीटर स्क्वायर। तो ये भी मोल पर लीटर स्क्वायर है और नीचे भी मोल पर लीटर स्क्वायर होगा, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो इसके लिए यहाँ के सी की कोई यूनिट नहीं होगी, क्योंकि जितनी यूनिट्स की वैल्यू ऊपर है उतनी ही नीचे है, तो दे आर कैंसल्ड आउट, and this Kc is without unit, and the value of Kc has become equal to 64. इस रिएक्शन के लिए जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड is reacting with hydrogen to produce this carbon monoxide and water. For this reaction the value of Kc is 0.137 at this temperature 552 degrees centigrade. If 5 mole of carbon dioxide, 5 mole of hydrogen, 1 mole of carbon monoxide and 1 mole water are initially present, what are the actual concentrations of each at equilibrium? यानी जब रिएक्शन शुरू किया गया तो उस वक्त ये इनकी मिकदारें हैं, CO2 के 5 मोल हैं और CO2 के 5 मोल, हाइड्रोजन के भी 5 मोल हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड के 1 मोल हैं और वाटर का 1 मोल है। तो इस इक्वेशन को यहाँ लेकर इनके नीचे पहले इनकी इनिशियल मिकदारें लिख लें, जो कि 5 फॉर कार्बन डाइऑक्साइड, 5 फॉर हाइड्रोजन एंड 1 फॉर कार्बन मोनोऑक्साइड एंड 1 फॉर वाटर। तो इक्विलिब्रियम पर इनकी जो मिकदारें यहाँ पे मौजूद होंगी उसके लिए हम ये फर्ज कर लेते हैं कि कुछ कंसंट्रेशंस इनकी जो हैं वो इस प्रोडक्ट्स में इन प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो जाएंगी और उसको हम एक्स से ज़ाहिर करते हैं। तो
जो मिकदारें इनकी बाकी बचेंगी वो इसकी होगी 5 माइनस एक्स, इसकी भी 5 माइनस एक्स, इसकी जो है ये क्योंकि 1 पहले से है और एक्स इस तरफ से बन जाएंगी, तो टोटल मिकदार इसकी हो जाएगी 1 प्लस एक्स, जो एक्स इस तरफ से बनी और 1 मोल जो है पहले से मौजूद है जो शुरू में ली गई। इसी तरह वाटर के लिए 1 प्लस एक्स। अब इनकी जो कंसंट्रेशंस हैं वो हम लिखेंगे इस तरह, इनकी जो ये मिकदारें हैं डिवाइड बाई वॉल्यूम। सो कंसंट्रेशन को हम लिखेंगे 5 माइनस एक्स ओवर वी के हिसाब से। तीसरा ये इसके लिए और ऐसे ही इनके लिए। सो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन इसके लिए ये होगी, और ये जो कंसंट्रेशंस हैं इक्विलिब्रियम पर, इनकी वैल्यूज यहाँ इस हिसाब से पुट करें तो ये निकलाएंगी, और इनको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो ये v जो है ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, क्योंकि ये v और ये v स्क्वायर हो जाएगा, ये v और ये v मल्टीप्लाई होकर ये भी स्क्वायर हो जाएगा और ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, और बाकी जो चीज़ हमारे पास बचेगी वो है 1 प्लस एक्स स्क्वायर ओवर 5 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0.137। ये शुरू में के सी की वैल्यू यहाँ दी हुई थी। तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास ये इक्वेशन आएगी 0.863 एक्स स्क्वायर प्लस 3.370 एक्स माइनस 2.425 इज इक्वल टू 0। तो ये जो इक्वेशन है इसमें से x की वैल्यू निकालने के लिए हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन का इस्तेमाल करेंगे। ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन यहाँ आपके सामने यहाँ लिखी हुई है, इसमें हम ये वैल्यूज सारी यहाँ से पुट करके तो x की वैल्यू निकालेंगे और ये वैल्यू निकलती है 0.62। तो x की वैल्यू जब मालूम हो जाए तो फिर इक्विलिब्रियम पर ये जो कंसंट्रेशंस हैं ये हम मालूम कर सकते हैं x की वैल्यू यहाँ पुट करने के बाद। तो x की वैल्यू जो है वो यहाँ पे दो मालूम होगी आपको इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन से, उनमें से एक जो है वो पॉसिबल नहीं होगी और एक जो पॉसिबल होगी वो ये 0.62 होगी। तो कार्बन मोनोऑक्साइड की कंसंट्रेशन है ये देखें, यहाँ 1 प्लस एक्स लिखा है हमने, तो ये 1 प्लस 0.62 ये मालूम हो गई 1.62, और वाटर की भी इसी तरह 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू 1.62 मोल पर लीटर, और जो कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन की कंसंट्रेशंस हैं वो 5 माइनस एक्स के बराबर हैं, तो 5 माइनस 0.62 इज इक्वल टू 4.38 मोल पर लीटर। तो इस तरीके से हम किसी भी रिएक्शन की जो कंसंट्रेशंस हैं एट इक्विलिब्रियम वो मालूम कर लेते हैं बाय यूजिंग दिस इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन। यहाँ पर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की यूनिट्स मालूम करने के लिए तरीक़ेकार यहाँ वाज़े किया गया है। केमिकल इक्विलिब्रियम रिएक्शंस जो हैं ये दो तरह के हो सकते हैं। बाद रिएक्शंस ऐसे होंगे जिनमें जितने टोटल नंबर ऑफ मोल रिएक्टेंट के हैं उतने ही नंबर ऑफ मोल प्रोडक्ट्स के होंगे। तो इस सिलसिले में जब केसी की इक्वेशन हम ये लिखेंगे तो इनकी यूनिट्स जब यहाँ पे आप लिखेंगे तो देखेंगे आपके जितने ये यूनिट्स ऊपर हैं उतनी ही यूनिट्स नीचे हैं, तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे और केसी की कोई यूनिट नहीं बचेगी। तो ऐसे रिएक्शंस में केसी की यूनिट नहीं होती। लेकिन ऐसे रिएक्शंस जिनमें रिएक्टेंट्स के नंबर ऑफ मोल और जो प्रोडक्ट्स के नंबर ऑफ मोल हैं ये इक्वल नहीं है बल्कि मुख्तलिफ हैं, तो फिर इसी ये यानी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन के लिहाज से ही उसकी यूनिट्स कैलकुलेट की जाएंगी, और जो यूनिट उसके हिसाब से कैलकुलेट होगी वही यूनिट के सी की होगी। मसलन यहाँ पर NO2 की जगह पे हम ये लिख लेंगे मोल पर लीटर और यहाँ पे स्क्वायर आ जाएगा, और N2O4 के लिए यहाँ पे चूंकि 1 है तो ये मोल पर लीटर आ गया, तो ये स्क्वायर जो है ये एक से कैंसिल होकर यहाँ पे एक रह जाएगा बाकी, तो यूनिट आ जाएगी मोल पर लीटर। और इस तरह ये जो इक्वेशन है इसकी यूनिट हम पीछे भी कैलकुलेट कर आए हैं, वहाँ आपने इसका तरीक़ाकार देख लिया था। ये वही तरीका है, उसी तरीके से इसको कैलकुलेट किया गया है। यहाँ तक केमिकल इक्विलिब्रियम का पार्ट 2 मुकम्मल हुआ। थैंक यू वेरी मच फॉर व्यूइंग एंड फॉर योर एफर्ट्स। उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी अच्छी तरह। अपने कमेंट्स को कमेंट सेक्शन में ज़रूर बयान करें, और अगर कोई चीज़ समझ नहीं आई तो उसके बारे में ज़रूर आप कमेंट सेक्शन में अपने क्वेश्चन भी लिखें, और मज़ीद इसके ऊपर मेहनत करें और अपने दोस्तों के साथ भी ये शेयर करें ताकि वो भी इससे फ़ायदा उठा सकें।